हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो कि हमारा आज सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। पिछले दिनों मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में रिवीजन कर लिया है और वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए हमको मिला है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ इसमें भी बने रहेंगे, जिसमें कि आपने जो अपना आगामी परीक्षाओं के लिए आपने टारगेट किया है वो आपका क्लियर होता रहेगा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ से सीखते हैं क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी और क्या इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे हम इंपॉर्टेंट याद करने का, ठीक है। तो देखिए, और आज का जो चैप्टर है वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। कैसे काम करते हैं हमारे ब्रह्मांड, क्या है सौर ग्रह, क्या है इतना चीज़ें। कुछ चीज़ें अगर नई मिलेगी तो कोशिश करिएगा आप उन चीज़ों को समझने के लिए, और हम भी आप उनको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक चीज़ें हैं, सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह हैं, क्रमांक अनुसार आप याद रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार देखिए, दो बार देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछा है ग्रह कौन सा है, बुध है तथा शुक्र, तीसरे पृथ्वी तथा मंगल एवं बृहस्पति एवं शनि एवं अरुण एवं वरुण, ठीक है। जो कि वरुण को प्राग सम्मेलन 2006 में उनको ग्रहों की श्रेणी में से शामिल कर लिया, ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया। कारण क्या है? क्योंकि वह अरुण की कक्षा को काट देती थी, मतलब कहिए कि ऐसे जाती थी उसकी कक्षा के आसपास वह काटती थी। तो भविष्य में इनको अनुमान लगाया कि ग्रह का यह काम नहीं हो सकता है, ग्रह यह काम नहीं हो करता है, जिसको कि इनको क्षुद्र ग्रह कहिए बोला गया। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको दिख रही होगी, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी बाह्य अथवा जोवियन ग्रह। तो क्या है पार्थिव एवं जोवियन ग्रह? बृहस्पति एक बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रथम 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और प्रथम के बाद जितने 4 ग्रह उनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो आंतरिक ग्रह में से क्वेश्चन यहाँ से आपका अगर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से इनमें से आंतरिक ग्रह है या नहीं है, तो आपको याद रहेगा, तभी तो आप टिक कर पाइएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल जो कि हमारा आंतरिक ग्रह है, तथा बाह्य ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, वरुण एवं अरुण इत्यादि जो कि है बाह्य ग्रह है। लेकिन मंगल के बाद एक पट्टी, मतलब कहिए कि बहुत सारे एस्टेरॉइड, मतलब छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं। छोटे मतलब कण ऐसा नहीं कि 100 ग्राम 50 ग्राम का, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा कण घूमता है, एस्टेरॉइड घूमता है, उसी को क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, इत्यादि चीज़ें हो गई होगी। कभी कभी यहाँ से इंग्लिश चीज़ें पढ़ लीजिएगा। सूर्य से दूरी के क्रमानुसार, तो देखिएगा, मरकरी माई वेरी इफेंट्स, ठीक है, इसका माई वेरी इफेंट्स मदर जस्ट सर्वेड यू नट्स। तो मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, स्टर्नम हो गया, यूरेनस तथा नेपच्यून हो गया। तो आपको याद रहेगा, तब तो आप कुछ भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग अगर सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक आप वर्ड देख पा रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या है। तारों का निर्माण कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार डुअल स्टार थ्योरी दिया है, डबल स्टार थ्योरी दिया है, मोनो स्टार थ्योरी दिया है। अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर कहीं पढ़े होंगे ज्योग्राफी, तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी ये शब्द कहाँ से है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पीठ अथवा बिंदु के रूप में था। बिग बैंग थ्योरी कहता है 13.8 अरब वर्ष पहले जो हमारा ब्रह्मांड है अत्यधिक सघन था, मतलब कहिए कि सटे सटे तारे थे, तथा अत्यधिक उच्च था, मतलब कहिए कि उसमें उच्च नीचता देखी जा रही थी, जो कि तथा तापमान भी उसमें अधिक था। इस कौन कहता है? या बिग बैंग थ्योरी कहता है के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, ठीक है। शब्द एक आया आपको, सिंगुलैरिटी क्या है, तो शब्द को पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह प्रमाणित करता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड हमारा अत्यधिक सघन, अत्यधिक उच्च तापमान वाले थे, ठीक है। इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं, तथा इस पिंड के एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार हुआ। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है, बोलता है ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ सभी तारों का, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी की बात हम किए, तो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। पूछ लेगा अगर तो आपको टिक कर लेना है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तारों का रंग किसका सूचक है? तापमान का।
अगर कोई तारा कितना भी अगर ज़्यादा चमकीला है वो तो क्या है, श्वेत वामन है। श्वेत वामन का आप उससे तात्पर्य करिएगा, श्वेत वामन हम उसे कहेंगे जिस तारों के पास ऊर्जा अधिक होगी उसको हम लोग श्वेत वामन कहेंगे। जिस तारों के पास क्या होगी, ऊर्जा कम होगी तो वो धीरे धीरे वह लाल दानव में बदलने लगेगा। ठीक है, लाल दानव में बदलने लगेगा। आप देखते होंगे सूर्य जब अधिक दूर होता है हमारे से तो लाल दिखता है, क्योंकि उसकी यहाँ से ऊर्जा हम लोग कम गैस कर पाते हैं। ठीक है, एवं उनकी ऊर्जा प्रॉपर हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वह थोड़ा लाल हमें दिखाई देता है। ठीक है, सनसेट येलो या तो ऑरेंज दिखाई देता है। उसी तरह अगर एक समय के बाद अगर तापमान सूर्य का कोई भी तारा है अपना, तो उनका अगर तापमान कम हो जाएगा तो क्या होगा वो कि उनका वो श्वेत वामन से वो लाल दानव में बन जाएगा। ठीक है, लाल दानव से वह ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर में बदल जाएगा। कृष्ण विवर यानी कृष्णिकाएँ जो होती है उसमें बहुत ही वह सघन होती है, उसमें प्रकाश की आपस में उसमें प्रकाश की रेज पास नहीं होती है। इनको हम लोग डीपली कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला तारा कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है तारा? सूर्य एक तारा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना ऊर्जा आता है तो उसे ही तारा कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? गैलेक्सी, जिसको कि दुग्धमेखला आकार है। तो कैसा है? अंडाकार या सर्पिला है, ऐसे है। ठीक है, इसी में पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध आदि गिरा, बीच में सूर्य है तो अंडाकार है। ठीक है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अंडरलाइन करिएगा, VVI कर लीजिएगा, इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। ये आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को माना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, पृथ्वी गोलाकार है, बात करता है इसमें पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो प्यारा जो अगर पृथ्वी गोलाकार है यह कथन सर्वप्रथम जो पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, यहाँ से वैज्ञानिकों के नाम है और अपने आप में इन्होंने अच्छी बड़ी थ्योरी दी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, मंदाकिनी की भी हम बात किए, दुग्ध मेखला के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारा ब्रह्मांड का नाम जो है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है, जिसमें कि बात करती है इस मंदाकिनी की सबसे चमकीले तारे जो होते हैं उसको क्या नाम जानते हैं? तो ओरियन नेबुला के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु अभी हम बात किए कि तारों की आयु उनके ऊर्जा पर ज्ञात की जाती है, तो उनसे हम बात किए उसमें उष्मा यानी ऊर्जा के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। उसी के अनुसार अगर हमारे सूर्य की आयु कितनी है तो 15 मिलियन वर्ष है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग 5 मिलियन वर्ष जी चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। खगोल शास्त्री कुछ है। तो प्यारे साथियों, यहाँ से क्या है कि कई बार ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है और थ्योरी जो है यहाँ से मिलान जैसी चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, ब्रह्मांड से प्रमुख कुछ अवधारणाएं हैं जिनमें कि कुछ खगोल शास्त्री ने अपना अपना प्रतिपादन दिया है एवं प्रस्तुत अवधारणा भी उन्होंने दिया है। लेकिन पहला अगर बात करते हैं तो वह कौन है? क्लॉडियस टॉलमी। यह मिस्र यूनान के रहने वाले व्यक्ति हुए हैं। कौन? क्लॉडियस टॉलमी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्लॉडियस टॉलमी है, हम लोग उसको टॉलमी के नाम से जानता है। इन्होंने वर्ष 140 ईस्वी में अपना प्रतिपादन दिया था ब्रह्मांड के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रिक अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को दिया था, का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य के सभी बात करते हैं, सूर्य व अन्य ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। ये बात सत्य भी है और इन्होंने साबित कर दिया था कि पृथ्वी जो हमारा है, सूर्य जो हमारा है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है तथा अन्य ग्रहें भी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य जो है बीच में है, केंद्र के रूप में वह काम करती है। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, निकोलस कोपरनिकस। कभी कभी कोपरनिकस, देखिए क्वेश्चन कैसा देता है, निम्नलिखित में से किसने अपना पुस्तक ब्रह्मांड या कुछ भी दे देगा, तो इन दो ये व्यक्तियाँ जो है, ये व्यक्ति जो है क्या करता है इनका कि निकोलस दे देगा A नंबर में, B नंबर दे देगा कोपरनिकस, C नंबर में दे देगा दोनों। आपको अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो मिस्टेक कर दीजिएगा, ऐसा हम क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, तो निकोलस कोपरनिकस जो कि रहने वाले हैं, कहाँ का था? पोलैंड का रहने वाला था, जिन्होंने 1543 ईस्वी में इन्होंने अपना थ्योरी प्रतिपादित किया और इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी विश्वसनीय चर्चा की है। ठीक है, जिसमें कि ये बात किए हैं कि अपनी पुस्तक इसने कोमेंट्रियस में सूर्य केंद्रित अवधारणाएं मतलब हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है तथा इन्होंने इसमें बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इन्होंने यह सेंट्रल कर दिया था। ठीक है,
इन्होंने ये थ्योरी दिया था। अगर थ्योरी अगर ऐसी बात कर दी जाएगा, वो बोलेगा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड में केंद्र में सूर्य है, तो यह निकोलस कोपरनिकस है। लेकिन अगर घूर्णन की बात किया तो किसमें, क्लॉडियस टॉल्मी ने किया है। प्यारे साथियों, आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई होगी और हम बढ़ते हैं आगे। नीचे एक लाइन दी गई है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे को कहा जाता है। ठीक है, जॉर्ज लेमैत्रे ने कहा था महाविस्फोटक सिद्धांत है। इसने के अनुसार कहा गया था, ये जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में दो तारे हुआ करते थे, एक कमज़ोर तारे थे और एक मजबूत तारे थे। तो इस जब वह दोनों परिक्रमा कर रहे थे, मतलब कहिए कि पलायन कर रहे थे, कहीं कोई परिक्रमा नहीं कर रहे थे, आपस में यह जब दोनों टकराया तो एक जो कि कमज़ोर तारा था वो फूट गया और यह जो कि था सबसे मजबूत तारा यह स्थिर रहा। तो कमज़ोर तारा जो था इसके चारों ओर मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट गया और इनके चारों ओर घूमने लगे। जो कि यह मजबूत तारा है वह सूर्य है और सभी जो कमज़ोर तारे का जो छोटे छोटे कण है वो हमारे सभी ग्रह हैं। यह प्रतिपादन किसने कर दिया था, ये जॉर्ज लेमैत्रे ने कर दिया था। ठीक है, इन्होंने ही महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया था। चलिए, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। क्या क्या विशिष्ट तथ्य हैं? पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर बात करते हैं तो सूर्य की कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर पूछ लिया जाता है तो कितनी है सूर्य की, तो वह 14.70 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन पृथ्वी से अधिकतम दूरी अगर पूछे जाए, देखिए एक न्यूनतम और एक अधिकतम अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सूर्य तक कोई गया नहीं है। उसको जो कि नापा जाता है, ये प्रकाश किरण से नापा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष से नापा जाता है, पारसेक से नापा गया है। अधिकतम दूरी अगर अनुमान लगाया गया तो 15.21 करोड़ किलोमीटर लगाया गया है। ठीक है, एवं पृथ्वी की औसत दूरी बात करते हैं, पृथ्वी से औसत दूरी बात करते हैं तो वो कितनी है, 14.96। अब ये चीज़ें याद रखिएगा, 14, 15, 14 ये चीज़ें, और यहाँ से डायरेक्टली आपको ये चीज़ें तीनों क्लियर करके रखना है, क्योंकि तीनों में थोड़ा सा डाटा का डिफरेंट है। ठीक है, मिस्टेक है और आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। ठीक, सूर्य की व्यास अगर बात करते हैं तो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य की व्यास। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य की व्यास। ये कितना उनकी कितना लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, आयतन अगर उनकी बात करते हैं तो अंदर उनका क्या है, अंदर उतना मतलब कितना उनका अंदर जगह है, इतना बड़ा मान के चलिए कोई गोला है तो उसका अंदर इतना बड़ा है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि 13 लाख पृथ्वी अगर मान के चलिए एक प्लेट है, उसमें एक रसगुल्ला है, तो मान के चलिए वो रसगुल्ला हमारा पृथ्वी है और एक प्लेट है जो कि सूर्य है, तो उसमें 13 लाख रसगुल्ला अट सकता है उस प्लेट में, मतलब वो सूर्य है, प्लेट वो सूर्य है और ये पृथ्वी जो है वो हमारा रसगुल्ला है। ठीक है, इसी से रिलेट कर रखिएगा 13 लाख। ठीक है, आयतन की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, अभी हम बात कर लिए। लेकिन द्रव्यमान की बात करते हैं तो पृथ्वी से कितनी है, 3,32,000 गुना अधिक है द्रव्यमान। भारी बात कर रहे हैं, अब वजन कितना है उनका। ठीक है, तो कितना है, 3,32,000 गुना अधिक है किससे, पृथ्वी से सूर्य का वजन। ठीक है, तलीय गुरुत्व क्या है उनका, पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। गुरुत्व पर जो कि पृथ्वी पर गुरुत्व केंद्र का मान कितना होता है, 9 का मान 9.8 होता है। ठीक है, अगर वहाँ पूछा जाए तो यहाँ से कितना 28 गुना अधिक है। अगर कोई चीज़ें अगर वहाँ पर गिर गई तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 28 गुना अधिक है। मान के चलिए कि 1 किलो का कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो वह फुर पर चल जाएगी तो वह 28 किलो का हो जाएगा। लेकिन अगर 1 किलो की वस्तु अगर है तो अगर पृथ्वी पर अगर उसको पृथ्वी पर से उसको चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उनका 6 भाग करिए और 1 भाग के वजन के बराबर, तो मान के चलिए कितना हो जाएगा, 200 ग्राम के आसपास हो जाएगा चंद्रमा पर वस्तु, लेकिन पृथ्वी पर उसका 28 गुना हो जाएगा। रासायनिक संगठन की बात करते हैं, सूर्य से महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन उसमें 73% है तथा हीलियम 26% तथा अन्य तत्व जो कि है 2.5 से डैश रखिए उनको चीज़ें हैं। तथा फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप वो लगभग कितना है, जैसे मतलब कहिए कि जो प्रकाश से निकल रही होती है, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश है जो निकल रही होती है, निकला हुआ प्रकाश के तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। एवं केंद्र का ताप अगर पूछ लिया जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। देखिए अभी हम क्या बात किए कि प्रकाश जो निकल रही है उनके बारे में बात की, तो कितना है वह 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उनका केंद्र जो सतह का क्षेत्र है, सतह का केंद्र है, उनकी अगर डिग्री की बात करते हैं तो 1500 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूर्य के धब्बे का ताप अगर पूछा जाए तो 15,000 डिग्री सेल्सियस है। अब धब्बे का ताप क्या है,
धब्बे में जहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन होता है और वह जल जाता है, जलने के बाद वह धुआं रहित होता है, या तो कई कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी चीज़ें बनाती है, मोनोऑक्साइड बनाती है। उस धब्बे रहित धुआं का तापमान कितना है, वह 15 डिग्री सेल्सियस 1500 सेल्सियस है। ठीक है। सूर्य का उत्सर्जन अगर पूछा जाए तो 10⁻26 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक है। अगर बात करते हैं केंद्रीय दबाव उनका कितना होता है, 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है केंद्रीय दबाव। ठीक है। अगर उनके सतह में अगर आप पहुंच जाते हैं तो 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन पृथ्वी पर हमारा कितना होता है एटमॉस्फेयर, 1.6 जैसी एटमॉस्फेयर देखी जाती है, या तो 7 हम लोग 1.7 या 1.6 बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लेकिन सूर्य पर अगर चले जाते हैं आप, आपके ऊपर वायुमंडलीय दबाव कितना लगेगा, वो तो 1 अरब एटमॉस्फेयर दबाव लगेगा। सोचिए कोई अगर आदमी वहाँ जाएगा तो चिपक जाएगा, क्या होगा कि वह फट जाएगा, मतलब गोलगप्पा की तरह चूर चूर हो जाएगा, इतना अधिक वहाँ वायुमंडलीय दबाव है। ठीक। अक्ष पर घूर्णन अवधि व 25.38 दिन में मध्य रेखा के सापेक्ष घूमता है, तब 35 दिन में ध्रुवों के सापेक्ष घूमते हैं। ठीक। एवं सूर्य की आयु की बात करते हैं तो पलिया विलियर्स 5 बिलियन वर्ष है, जिसमें कि 10 बिलियन वर्ष लगभग बात करते हैं लगभग समानता संभावित जीवन काल कितना है, 15 बिलियन वर्ष है, लेकिन हम लोग 5 मिलियन वर्ष जी चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन अभी उनका लगभग कितना बचा हुआ है, तो वह 10 मिलियन वर्ष है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की गति 3.10⁸ मीटर सेकेंड, मतलब 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की दूरी, सूर्य के बारे में हम जो भी चीज़ें देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई होगी, और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने से बात करते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, वह 25 करोड़ वर्ष लगता है। किसको, आकाशगंगा को। ठीक है। पूरा आकाश मान के चलिए आकाशगंगा गैलेक्सी है, हमारा केंद्र में सूर्य है। ठीक है। लेकिन ये चारों ओर जो घूमेगा, देखिए ऐसा नहीं कि एक ही आकाशगंगा, ये हमारा हो गया मंदाकिनी, ये हो गया देवयानी। ठीक है। और भी आकाशगंगा है, ये हो गया MSG 76। ठीक है। अन्य आकाशगंगा है, लेकिन ये जो है एक कहिए कि छोटे छोटे कणों में, और एक गैलेक्सी है जो कि ये सभी के अंदर रहता है। लेकिन जो सूर्य जो रहता है पूरा गैलेक्सी का अगर चक्कर लगाता है तो कितना समय में लगाता है, वो लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। कौन, हमारा सूर्य। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। प्यारे साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी रिलेट करता है, परमाणु ऊर्जा कैसी प्रक्रिया है एवं सूर्य की प्रक्रिया संलयन कैसी प्रक्रिया है। तो परमाणु जो होता है नाभिकीय विखंडन होता है, तथा सूर्य जो है नाभिकीय संलयन होता है। दो चीज़ें यहाँ से मिस्टेक कई बार करते हैं स्टूडेंट। ठीक है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप पर लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य में मिनरल्स नहीं है, या तो वहाँ पर लोहा मरकरी सोना चांदी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण सभी पदार्थ जो है प्लाज्मा अवस्था या द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो 4.24 प्रकाश वर्ष सेकंड का प्रोक्सिमा सेंचुरी बात करते हैं। सबसे नज़दीक तारे, दूसरा है देवयानी MSG N34। ठीक है। देख लीजिएगा आप थोड़ा सा गूगल करके इन चीज़ों को, हालांकि हमको जो याद रखना है काफ़ी चीज़ें यहाँ से है। ठीक है। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर लगभग किस मध्य वेग से चक्कर लगाती है, वह 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड सूर्य जो घूमती है, पृथ्वी जो घूमती है सूरज की ओर घूमती है। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमती है कौन, सूर्य। ठीक है। चलिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण तथा चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है। दिन रात के कारण पृथ्वी पर रात होते हैं। ठीक है। घूर्णन के कारण ग्रह क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ग्रह क्या है, वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह के पास अपना ऊर्जा नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से वह होते हैं, तथा उपग्रह वो होते हैं जो कि एक ग्रह का ऊर्जा लेके हुआ, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तथा हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य जिसके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती उसको ग्रह कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊर्जा होती है तो उसको ही तारा कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, यह शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है। आकाश में कितने तारामंडल है, वह टोटल 88 तारामंडल है किसमें, आकाश में। ठीक है। चलिए, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। इससे पहले हम क्या देखे थे कि सूर्य के नज़दीकी क्या है ग्रहों का क्रम। अब हम देखेंगे कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। पहले सबसे बड़ा जो है पृथ्वी है,
शनि है, अरुण है, वरुण है। पृथ्वी जो हमारा है 5वें नंबर पे, शुक्र तथा मंगल एवं बुध। अगर मैं सबसे बड़ा यहाँ से पूछ लिया जाता, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे बड़ा ग्रह आपको अगर पूछ लिया जाएगा तो बृहस्पति टिक करना है, सबसे छोटा ग्रह अगर पूछ लिया जाएगा आपको तो बुध। लेकिन एक चीज़ें यहाँ पर और पूछ ली जाती है क्या, कि पृथ्वी ग्रहों की संख्याओं में से आकार में से पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो 5वें स्थान पे है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनत्व के अनुसार देखिए अब कौन कितना घनत्व है, किसमें कितनी सघनताएं हैं, तो इन चीज़ों को याद करिएगा और सीखिएगा इन चीज़ों को कि किसमें कितना ग्रह है, कितनी कितनी सघनताएं हैं। अपने आप में ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो घनत्व के अनुसार पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है तथा बुध का उससे कम घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व जो पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व शनि का है। शनि जो है वहाँ पर सिर्फ गैसीय धूलकण देखे जाते हैं। कहाँ पर? शनि पर गैसीय धूलकण देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। हम अभी बात कर लिए थे आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो कि है आंतरिक या पार्थिव ग्रह, यानी टेरेस्ट्रियल या अधिध्रुवीय ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बाह्य या बृहस्पतीय जोबियन ग्रह। तो बृहस्पति, शनि या वरुण ये सभी बाह्य ग्रह है। ठीक है, सूर्य की दूरी के अनुसार अभी हम बात तो कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य के निकट सबसे बुध, दूरस्थ वरुण है। ठीक है, हम बात करते हैं सूर्य के परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोहीकरण। सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा बुध लगाता है, लेकिन सबसे लेट कौन लगाता है? वरुण लगाता है। ठीक, पृथ्वी तीसरे स्थान पे है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सर्वाधिक है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम सबसे अधिक जो लगाती है, आरोही क्रम वह सबसे अधिक लगाती है कौन? बृहस्पति, तथा सबसे जल्दी लगाती है, सबसे लेट कौन लगाती है? बृहस्पति, तथा सबसे जल्दी लगाती है शुक्र। तो इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। यहाँ से हमारा सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। भारी जो बल करता है जितना भी हमारा द्रव्यमान है ग्रहों का उसमें सूर्य में निहित है। पृथ्वी से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। देखिए पृथ्वी की आकृति यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो भूआब या जियोड है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की अनुमानित आयु अगर पूछ लिया जाए तो कितना है? 4.6 बिलियन वर्ष है तथा औसत घनत्व इसका पूछा जाए तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष के अनुसार पृथ्वी का घनत्व है। तथा परिक्रमण गति तो आपको पता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण समय इतना कितना? 365.5 घंटे एवं 48 मिनट। यही 5 घंटे 4 साल में बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 पंचे 20 और 48 मिनट मतलब क्या हो गया? तो ये हो जाते हैं एक दिन के बराबर, 24 घंटे के बराबर। इसीलिए 4 साल होता है 365 दिन, 3 साल होता है 365 दिन, लेकिन चौथा साल होता है हमारा क्या होता है? 366 दिन, जिसको हम लीप ईयर के नाम पे जानते हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, परिक्रमण वेग अगर पृथ्वी का पूछा जाए कि किस स्पीड से वो सूर्य का चक्कर लगाती है, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाती है। तथा परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है उनकी, मतलब जिस रास्ते पर वो चलते हैं पृथ्वी घूमते हैं उनकी चौड़ाई, इस पर गाड़ी जैसे कैसे चलती है तो उस पर रोड की चौड़ाई जैसे होती है, उसी तरह पृथ्वी जो चलती है उसकी चौड़ाई पूछता है तो कितना है? वह 96 करोड़ किलोमीटर है। किनका? पृथ्वी जो इस पर चलती है। चलिए सूर्य से मध्य दूरी की बात करते हैं, इनका कितना है? पृथ्वी से लेकर सूर्य के मध्य दूरी कितना है? 14.9 करोड़ किलोमीटर है। तथा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई जो पृथ्वी की है 8,848 फीट है, जो कि यह पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, बात करते हैं समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है 11,033 मीटर, जो कि हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। मैरियाना ट्रेंच कौन से सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। चीज़ें आपको साथियों क्लियर हो रही होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति तथा शनि बात करते हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मेथेन गैसें पाई जाती है। मेथेन को हम लोग CH4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीरक वलय। ठीक है, हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। डायमंड रिंग क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है? कोरोना यानी किरीट उनका ढक जाता है पूरा और बाह्य उसका प्रकाश मंडल देखने के लिए मिलती है, जो कि ये
गोल्डन या जैसे चमकती है, लगता है कोई रिंग है, बीच में वो ब्लैक लगता है और चारों तरफ वो चमकीला होता है, तो उसको हम लोग गोल्डन रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बॉक्स में एक चीज़ें दी गई है आपकी जानकारी के लिए। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 से कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि हो जाने से सबसे अधिक संभावना होगी। देखिए, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की अधिक संभावना होगी। सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर 1/4 अगर कम कर दिया जाए तो बिल्कुल है कि हमारे ग्रह पर हमारे पृथ्वी का वर्ष में कमी आ जाएगी, मतलब 365 दिन से पहले ही हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, वे 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, इनका पहले इनका उपग्रह था जो कि सूर्य अपना ग्रेविटी के कारण इनको आपस में खींच के सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पर ऐसा होता है, अंडरलाइन करिएगा प्यारे साथियों इनको। ये भूमध्य रेखा पर ये चीज़ें देखी जाती तथा हेल-बॉप तथा हेली क्या है, एक पुच्छल तारा यानी कॉमेट के नाम से उनको जानते हैं। ग्रहों के संबंधित कौन कौन महत्वपूर्ण तथ्य हैं या शब्द हैं, कभी कभी यहाँ से चीज़ें जानकारी विनिमय मिलती है, तो इनको एक अनुसार हम देखते हैं धीरे से और पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह है कौन सा है, बुध है। ठीक, पृथ्वी के निकटतम कौन सा है, शुक्र है। सूर्य और बुध के निकटतम याद करिएगा। क्रम पूछ लिया गया है, क्रम आप याद कर लिए हैं, आपको माइंड में बन गया होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, सूर्य के सर्वाधिक दूर पर स्थित कौन है, वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। मतलब गर्म जो अधिक है तो उसी वही चमकीला है। ठीक है, लाल ग्रह किसको मंगल को बोलते हैं, एवं भोर का तारा भी किसको बोलते हैं, वह शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, एवं शाम का तारा भी शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का मौसी भी किसको बोलते हैं, वह शुक्र को बोलते हैं। तथा छल्ले वाले ग्रह कौन है, शनि व वरुण वलय युक्त वह बनाते हैं। ठीक है, आकृति आप देखे होंगे शनि का या वरुण का, तो देखे होंगे बीच में वो केंद्र में और पाक बन के चारों तरफ एक छल्लेनुमा आकृति बनी रहती है, वो सब कभी है पुच्छल तारे हैं। ठीक है, एवं सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, सबसे लंबे वर्ष मतलब सबसे अधिक वर्ष में सूर्य की परिक्रमण कौन करता है, तो वह वरुण करता है। तथा सर्वाधिक तापमांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है तथा हरे रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी है, वह अरुण है। ठीक है, एवं धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति घूर्णन करती है कौन सा, पृथ्वी। एवं न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, सूर्य है, शुक्र है। तथा समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण वाला अवधि वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तथा पृथ्वी के समान अवधि या दिन रातें वहाँ पर होती है तो कौन सा, मंगल है। लेकिन पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है, मंगल है, इसीलिए जुड़वा बहन इसको बोला जाता है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें हमारा है। कुछ चीज़ें वे ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है वह शुक्र व वरुण है। इत्यादि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें था हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगला नीचे एक लाइन दी गई है, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने, एम्बर्टसन ने किया था। देखिए उत्तरी ध्रुव क्या है और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, एवं दक्षिणी ध्रुव जो हो गया। ठीक है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज जो किया है वह रॉबर्ट पियरे ने किया है तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एम्बर्टसन ने किया है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगला बढ़ते हैं, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, हरित ग्रह के नाम से, ग्रीन प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है, वह पृथ्वी को जाना जाता है। तथा पृथ्वी का वलय किस पदार्थ से निर्मित है, सिलिकेट से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का कैसी कितनी चीज़ें मिनरल्स रहता है, सिलिकेट अभी तो हम जाने। ठीक है, तो सिलिकेट क्या है तो इनको हम समझते हैं एक बार। ठीक, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, सॉरी एक मिनट, देखिए ये जैसे हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी 3 भागों में हम लोग खंडित किए हैं। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। ठीक है, 3 भागों में खंडित किए हैं। क्रस्ट का अगर पूछा जाए Cl, ठीक है, Cl, इसका अगर सीमा, ठीक है, एवं अंदर का NiF निफ है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी मिनरल्स रहते हैं, तो Cl का मतलब हो गया सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम रहता है, तथा दूसरे पृष्ठ पर रहता है सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, तथा तीसरे में जो रहता है निफेस मतलब निकेल तथा फेरस ऑक्साइड रहता है। तो इसी तरह हम अभी बात किए कि पृथ्वी का वलय किस रिंग का बना होता है, तो सबसे ऊपरी परत पर क्या रहता है, सिलिकेट एवं
एल्युमिनियम रहता है, ठीक है। बात करें जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उस पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो ब्लू मून के नाम से जानते हैं, ठीक। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, वह शनि का। वह टाइटन पूछ लिया जाएगा कि टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है, तो वह किसका है, शनि का है। लेकिन वरुण अगला पूछ लिया जाएगा वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाया जाता है, तो वह 84 वर्ष लगता है, ठीक है। शनि सूर्य की ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष लगाती है। कौन, शनि लगाती है। धीमा होने के कारण ये अपने कक्ष पे धीमा घूमते हैं, जिसके कारण 29.5 वर्ष में ये अपने मतलब 29 साल 5 महीने में ये शनि जो कि सूर्य का पूरा एक परिक्रमा करती है। तथा बात करते हैं सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, नेमेसियन को नाम से जानते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं किस ग्रह के, देखिए अगर यहाँ से पूछ लिया जाएगा सूर्य का जुड़वा तारा तो नेमेसिस के नाम से जानते हैं। आपको इससे पहले दिया था नेबुला उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, ठीक है। लेकिन नेमेसियन अगर रहेगा ऑप्शन में तो सबसे पहले इन्हीं को टिक करना है, ठीक है। किस ग्रह के, अगला जो है हमारा, किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके समय का अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के जैसा है, वह मंगल ग्रह का है। इसलिए सूर्य को, मंगल को पृथ्वी का बहन बोला जाता है, ठीक है। 1610 ईस्वी की बात है। 1610 ईस्वी में पृथ्वी जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पृथ्वी का जो कि उपग्रह है, बृहस्पति का जो उपग्रह है, 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने उनका उपग्रहों की खोज की थी तथा वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है एवं अरुण है, ठीक है। इत्यादि जो ग्रह हैं वह उनके चारों ओर क्या है कि वलय है, मतलब पुच्छल तारे उनके आसपास में घूमते रहते हैं, मतलब धूल करने एवं इत्यादि चीज़ें, एस्ट्रॉइड जो कि घूमते रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, वह सेरेस है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर आपको अगर बुध दे दिया जाएगा तो मिस्टेक नहीं करना है, अगर सीरियस रहेगा ऑप्शन में तो याद करना है, ठीक है। तारा की बात कर रहे हैं, ग्रह नहीं पूछा है, सॉरी क्षुद्र ग्रह की बात कर रहा है, ग्रह की बात नहीं करता है, ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वह टाइटन है। उपग्रह कौन सा है, वह टाइटन है। टाइटन किसका उपग्रह है, वह शनि का है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुसार अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया को आकार छोटा होता है। चंद्रमा की छाया का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है, 6 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं ऊपर में। चंद्रमा जो होता है हमारा, चंद्रमा लैनर स्क्लेपिस जो होता है कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण देखा जाता है। तथा शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर होता है, चंद्रमा का शांति का सागर, मतलब वह सफ़ेद होता है और वहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर निर्वात होने के कारण उसी को हम लोग शांति का सागर नाम से जानते हैं, ठीक है। फोबोस और डिमोस यह मंगल का 2 उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। मंगल पर जीवन उपस्थित है एवं बर्फ के क्षेत्रों को एवं हिमशीतक जैसी उपस्थिति अनुकूल होती है, इसीलिए मंगल पर जीवन संभव होती है, ठीक है। चंद्रमा का धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होती है। तथा जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य पृथ्वी तक चंद्रमा के मध्य कोण बनाता है, कितना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड में जो किसी भी प्रकाश विकिरण को बाहर नहीं आने देता, उसे क्या कहते हैं, उच्चतम प्रकाश कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल की बात कर रहे हैं। उच्चतम उसमें क्या होती है, घनत्व होने के कारण उससे प्रकाश बाहर नहीं होती है और वह ब्रह्मांड में दिखता भी नहीं है, क्योंकि अगर वह प्रकाश जिससे वह परिवर्तित नहीं होगा या उससे प्रकाश पार नहीं होगा तो कभी हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कोई प्रकाश ये ब्लैक होल कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उनका भार घटकर 1/6% हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, वह कृष्ण विवर है तथा कृष्ण छिद्र के नाम से उनको जानता थे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादन किसने किया था, एस चंद्रशेखर, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है। इसी ने पदार्थ की 5वीं अवस्था दिया था, कौन सा, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर बोस था, ठीक है। ये भारतीय वैज्ञानिक था, लेकिन इसलिए इनको इन्होंने खोज किया था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इनको क्या किया, उन्होंने अपना बोस आइंस्टीन का नाम जोड़ के उनको अपना थ्योरी बता दिया, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस और डॉग स्टार है, ठीक है।
साइरस की भी हम बात कर लिए थे इससे पहले। इसके बाद अगर भी है तो कौन सा है, डॉग स्टार, जो कि सबसे चमकीला तारा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण कब होता है, केवल पूर्णिमा के दिन ही देखे जाते सकते हैं। ये आपस में यह चीज़ें सम्मिलित है, ठीक है। एक निश्चित आकृति में, देखिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, नक्षत्र कहलाती है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, इकाइरस, अंडरलाइन करिएगा। यहाँ से यूरेनस, नेपच्यून दे देगा, तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं करना है, इकाइरस अगर रहा तो, ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई हम लोग, प्रकाश की वर्ष का इकाई हम लोग काफ़ी उचित प्रकाश की दूरी के द्वारा ही हम लोग यहाँ पर दूरियाँ ज्ञात करते हैं। प्रकाश दूरी इकाई है, लेकिन इनका सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो कौन सा है, पारसेक है। प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी ही कक्षा में घूमती रहती है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है हमारा, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा, पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार की बात करते हैं। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं, वह सप्तऋषि तारामंडल, ओर्सा मेजर एवं ग्रेट बेयर के नाम से इनको जानते हैं, किसको, सप्तऋषि तारा को, ठीक है। मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड के नाम से इसको जानते हैं। उल्का को क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा को हम लोग शॉर्टिंग स्टार के नाम से यानी उल्का कहते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं पृथ्वी। देखिए, इसमें चीज़ किया गया पृथ्वी कौन से ग्रहों का कौन कौन से उपग्रह है। पृथ्वी का टोटल 1 उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। मंगल का कौन है, टोटल 2 है, फोबोस और डिमोस। लेकिन बृहस्पतियों का टोटल 79 उपग्रह है, ठीक है। शनि का सबसे 82 है, एवं वरुण का 27 है, लेकिन वरुण का 14 है। चीज़ें याद रखिएगा। सर्वाधिक किनकी है, इनकी है, शनि की सर्वाधिक उपग्रह है, लेकिन सबसे कम किसकी है, पृथ्वी की। यार किसके पास उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। चीज़ें क्लियर हुई होगी। नीचे एक लाइन दी गई है, वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ माइनेम तथा जे संकलिन के द्वारा ओजोन छिद्र की खोजी गई थी। ओजोन परत होता है हमारा क्षोभ मंडल, प्रकाश मंडल, मध्य मंडल, वैध मंडल, ओजोन मंडल। उसमें क्या होता है कि वहाँ की गैसेस की कमी देखी जाती है, तो उसी को हम लोग ओजोन परत में छिद्र बोलते हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट जो भी किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुँचती है और वह क्षोभ मंडल को गर्म करती है और क्या होती है, वह घातक भी साबित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश देशांतर। यह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पर इंपॉर्टेंट हम करा देते हैं। पृथ्वी के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। विश्व इक्विनोक्स को संपूर्ण विश्व में दिन में की रात की बात करते हैं, तो वह पृथ्वी पर जो कि संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर कब होती है, किस तिथि को होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात यहाँ पर बराबर होती है। मतलब 21 मार्च को जितना समय तक दिन होगा एवं रात होगा, उसी टाइम के अनुसार उतना ही जैसे वह क्लाइमेट चेंजेस जो देखे जाएंगे 21-23 सितंबर को देखे जाएंगे, ठीक है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान के बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ष भर में रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन और रातें बराबर होते हैं, ठीक है। कर्क संक्रांति के समय जो कि होता है, हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, लेकिन कर्क संक्रांति भी होते हैं। ये कहाँ होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ठीक है। किस समय में उत्तरी गोलार्ध किस स्थान पर 12 घंटे दिन होगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अभी हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में क्या होता है कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया विषुवत रेखा, मकर रेखा एवं ये हो गया विषुवत रेखा। इसीलिए एवं कर्क रेखा जो हो गया ऊपर हो गया, ठीक है। कर्क रेखा अगर यहाँ पर अगर हम लोग पास होता है हमारा सूर्य, तो यहाँ पर इसी को हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पहुँच जाती है जून महीने में, तब यहाँ से जब नीचे वो लौटती है फिर इक्वेटर होकर इसी के मध्य में वो घूमती है, तो क्या होता है, वो उसी को कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर सूर्य कर्क रेखा संक्रांति अगर कर्क संक्रांति होगी, तो क्या होगा, विषुवत रेखा जो है हमारा ये, इस पर 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। आप देखते होंगे भी, ठीक है। अभी जैसे गर्मी में हमारा समय क्या हो रहा है,
12 घंटे का दिन हो रहा है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन कब कब होते हैं, कहाँ होते हैं, ये चीज़ें आपको इंडियन ज्योग्राफी में संबंधित हुई होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर भी पढ़ने का, ठीक है। ये हमारा सूर्य है तथा ये हमारा शरद विषुवत ऋतु, ये उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश है तथा ये दक्षिणी अक्षांश है तथा यह उत्तरी अक्षांश है। देखिए ये हमारा जो सूर्य है, सूर्य के नज़दीकतम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, सूर्य के नज़दीकतम अगर पूछता है पृथ्वी पहुँचता है तो यहाँ पर दूरी कम होने के कारण अधिक गर्मी पड़ती है। तो अधिक गर्मी कब पड़ती है, ठीक है, 23 सितंबर के बाद क्या होती है, 23 सितंबर के बाद गर्मी पड़ती है, शरद ऋतु होने लगती है जब यह दूर होती है तथा इधर से घूमती है, एंटी क्लॉक घूमती है। लेकिन 22 दिसंबर के बाद क्या होती है, शरद ऋतु देखी जाती है। उसके बाद 21 मार्च से लेकर 21 जून तक काफ़ी गर्मी देखी जाती है, लेकिन 21 जून के बाद क्या होता है, गर्मी घटते 23 सितंबर तक ठंडा पड़ जाता है। लेकिन 23 सितंबर से लेकर फिर 22 सितंबर तक ठंडी दिन रहती है, ठीक है। ये चीज़ें हमारा क्लियर हो गया। एस नॉर्थ एंड पोल नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक्सिस पर झुकाव का कोण है। मेरे साथियों आप लोग जानते हैं ये चीज़ें काफ़ी अपने आप में स्पष्ट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री नहीं झुका हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अभी जो हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है, तो काफ़ी चीज़ें लोग रट चुके हैं, तो 23.1.9 डिग्री झुका हुआ है। इन चीज़ों को आप एक बार रिलेट करिएगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वर्ष सबसे छोटा किस दिन तिथि को होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तथा पृथ्वी का सबसे, देखिए ये चीज़ें पूछ लिया जाता है अगर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन छोटा दिन कब कब होता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकाव होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। एवं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वह 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 सितंबर को। ये चीज़ें क्लियर रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। देखिए पृथ्वी से अगर सूर्य जो है, सूर्य जब बात करते हैं उपसौर क्या है, पृथ्वी जब सूर्य से निकट दूरी पर होता है तो उसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। वो कब होता है, वह 3 जनवरी को होती है। लेकिन अपसौर कब होता है, तो वह मतलब अधिक दूर हो जाती है, ठीक है, एवं निकट होती है। कब होता है, वो 3 जनवरी को होता है। लेकिन अपसौर कब होता है, वह पृथ्वी से जब कोई सूर्य की दूरी वो काफ़ी अधिक हो जाती है तो उसी को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। लेकिन यह घटनाएं कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ग्रीष्म अयनांत क्या है, ठीक है। समर सोलस्टिस क्या है, ठीक है। प्रकाश की स्थिति को होती है तो यह ग्रीष्म 21 जून को होती है। यहाँ से प्रकाश में परिवर्तन होती है और इसके बाद हमारे वायुमंडल क्षोभमंडल में क्या देखी जाती है, पृथ्वी ठंडी होने लगती है, ठीक है। दोपहर में आप छाया की तिथि में सबसे छोटी होती है। वह 21 जून को अगर आप खड़ा रहेंगे दोपहर में तो क्या होगी, आपका जो छाया बनेगी वो पैर तक ही बनेगी, मतलब काफ़ी उसका छाया कम बनेगी। कब होगी ऐसी घटनाएं, यह 21 जून को होगी। यह सर्वाधिक सिर के ऊपर चमकती है। सूर्य कब चमकती है, 21 जून को चमकती है, ठीक है। वार्षिक तापांतर एनुअल रीजनल ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है, वह भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। प्रधान याम्योत्तर, ठीक है, प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत रेखा का प्रतीक छेद बिंदु कहाँ स्थित होती है, वह अटलांटिक महासागर में होती है, ठीक है। शून्य अंश अक्षांश, शून्य अंशन लेटीट्यूड तथा शून्य देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में होती है, ठीक है। सूर्योदय की पहली किरण भारत में किस याम्योत्तर पर होती है, यह कहाँ पर होती है, 97.25 यानी अरुणाचल प्रदेश को कीबुथु से प्रवेश करती है, ठीक है। सूर्योदय होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है, वह प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन GMT के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वह 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी से भूमध्य रेखा की दूरी, ठीक है। ग्लोब पर 2 स्थानों में मध्य न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय तिथि कितनी होती है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। 2 स्थानों में मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती है। चीज़ें थोड़ा सा अनपटा है तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये पृथ्वी आपका ग्लोब पढ़ लेते हैं। कौन सी देशांतर रेखा है प्रधान याम्योत्तर से साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त पर निर्माण करती है, वह 180 डिग्री देशांतर पर बनती है, ठीक है। ये हमारा अगला ग्लोब है, इनको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा है, ध्रुवीय रेखा तथा ये हो गया क्या हो गया, देशांतर रेखा है, ठीक है।
देखिए इसी अक्ष में जो कि हमारा गया वायुदाब पेटियाँ हो गई, ठीक है। इसी के अनुसार यह भी यहाँ पे सूर्य इसी दिशा में है, सूर्य यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चमकती है। तो कितनी डिग्री तक चमकती है? 23.5 नॉर्थ तथा 23.5 साउथ तक चमकती है, लेकिन 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। तो नीचे ये चीज़ें दी गई है, 0 पॉइंट लेकर 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के मध्य में अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। प्यारे साथियों, अब एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है विषुवत रेखा। इक्वेटर पर स्थित देश कौन कौन से हैं? एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखते हैं ध्यान से। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो कि विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं? पहला देश हमारा है साओ टॉम और प्रिंसिप है, ठीक है। कांगो गणराज्य जो कि चीन का गणराज्य है, ठीक है। युगांडा है, कहाँ का है? सॉरी, ये अफ्रीकन कंट्री है सभी। सोमालिया है, इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है और ब्राज़ील तथा गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, मालदीव जो है एवं किरिबाती तथा कोलंबिया इत्यादि जो कि है विषुवत रेखा पर अवस्थित है। जैसे कि हमारा अभी हम बात किए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से 0 डिग्री ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि भारत है, लेकिन अफ्रीका कहाँ पर है? अफ्रीका यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के बाद होता है, ठीक है। एवं भारत का हमारा मालदीव जो कि 0 डिग्री पर आ जाती है, ठीक। इत्यादि चीज़ें क्लियर रही होगी। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सा है। साओ टॉम और प्रिंसिप ये हमारा दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। लेकिन कांगो गणराज्य अफ्रीका का राज्य है, देश है, ठीक है। एवं युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, मालदीव, किरिबाती और कोलंबिया इत्यादि जो कि वो 0 डिग्री पर चमकने वाला है, ठीक है। कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? हवाई द्वीप कर्क रेखा पर है, जिसको कि हम लोग प्रकाश ये हिंद महासागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। किसको? हवाई द्वीप को। मोरितानिया, लीबिया, इंडिया, ओमान, माली, चाड, बहामास, अल्जीरिया, मिस्र, म्यांमार, मॉस्को, नाइजर, सऊदी अरब, बांग्लादेश तथा ताइवान इत्यादि जो कि हमारा वो है कर्क रेखा पर ये पड़ती है, ठीक है। अगला मकर रेखा पर कौन कौन सा? ट्रोपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न पर स्थित कौन कौन से टोटल देश हैं? कितनी है? संख्या याद करिएगा, देश नहीं पूछा जाएगा। 12 है, इस पर टोटल 18 है और इस पर टोटल 13 है, ठीक है। याद रखिएगा संख्या इसका, ठीक है। तो ब्राज़ील मकर रेखा पर कौन सा? ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसको फ्रांस का एक कंट्री है, ठीक है। बोत्सवाना है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, टोंगा तथा नामीबिया जो स्थिति है यह सभी क्या है? यह मकर रेखा पर टोटल 12 देश स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? या बेरिंग जलडमरू जो कि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सबसे निकटतम जलडमरू है। कौन सा? बेरिंग जलडमरू। तथा भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा इससे अधिक क्या है तो नाइट्रोजन है, ठीक है। तत्व अगर सबसे अधिक मिनरल अगर पूछा जाए तो मेटलिटी कौन सा है तो वह लोहा है, ठीक है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर तथा अंतर है तब उसके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटा का अंतर होगा। देखिए इसको समझे नहीं होंगे आप, ठीक है। समझते हैं इसको। देखिए जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री पर हम लोग 40 डिग्री पर खींचते हैं, ठीक है। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी आप खींचते हैं, या तो 30 डिग्री पर 60 डिग्री 90 डिग्री खींचते हैं, ठीक है। अगर इनके दूरी की बात करते हैं 0 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री 90 डिग्री का अगर बीच की दूरी अगर बात करते हैं तो अगर इतना अगर दूरी हो जाएगा तो अगर मान के चलिए सुबह का अगर यहाँ 6 बज रहा होगा तो वहाँ पे 6 घंटा का अंतर देखा जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ये 90 डिग्री दूरी अगर अंतर हो जाएगा तो ठीक, जैसे अंतर ये हो जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री देखा जाएगा। इत्यादि चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होगी आपके साथियों। आगे बढ़ते हैं। मिस्र की राजधानी जो बात करते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा है का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच को 2 घंटा आगे है। वह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री देशांतर पर स्थित था। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? वह 30.35 से लेकर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश को हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग करोड़ किससे बना होता है? निकेल और लोहे का बना होता है। ट्रिक हम इससे पहले देख लिए हैं, सियाल, सीमानिफ, निकेल और फेरस, ठीक है। अगला बात करते हैं। जब 82.82 डिग्री देशांतर पर
मध्यांश हो तब किस देशांतर पर रेखाएं सुबह होती है वह 6:30 बजे होंगे 0 डिग्री। देखिए जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्यायन हो तब सुबह हमारे यहाँ कब हो जाएगा वो 6:30 बजे होगा, अगर सूर्य डूब रहा है 82.5 डिग्री पर तो ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? भी आई है, इनको याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप से इंपॉर्टेंट काफ़ी याद रखिएगा ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो गैसों एवं धूल कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? ओ स्मिथ ने कहा है, या कि पृथ्वी का जो भी निर्माण हुआ है धूल एवं कणों की जैसे गतियों से हुआ है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? वह यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं ठीक है। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। कार्बन से हम लोग जीवाश्म का पता करते हैं ठीक है। जीवाश्मीय साक्ष्यों में ठीक है, अभी बात की है, जीवाश्मीय साक्ष्यों का आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 3.5 मिलियन वर्ष मानी जाती है पहले की पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी ठीक है। यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे है और उसकी समय ग्रीनविच मध्य पर GMT लाइन 3 बजे प्राप्त हो तो उस स्थान पर देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व को कितने समय कटिबंधों, देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन चीज़ों को ठीक है। विश्व को कितने समय कटिबंधियों में विभाजित किया जाता है? वह 24 कटिबंधीय क्षेत्रों में इनको विभाजित किया जाता है। विश्व को मतलब 24 लाइन खींचे जाते हैं और उससे डिसाइड किए जाते हैं, 24 देशांतरीय रेखाएं खींची जाती है एवं वहाँ से ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड वहाँ से किया जाता है और उनको किया जाता है कि कहाँ पर कहाँ की जलवायु होगी, एटमॉस्फेयर कहाँ की होगी। ये 24 कटिबंधीय क्षेत्र खींच के लिए जाते हैं ठीक है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है कौन? आर्क्टिक वृत्त मतलब ट्रोकिप ऑफ आर्क्टिक कहलाता है ठीक है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? टोटल 181 है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा 0 डिग्री ठीक है एवं 90 ऊपर एवं 90 नीचे ठीक है, 181 डिग्री होता है ठीक है। 0 डिग्री देशांतर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया तथा माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना एवं अंटार्कटिका से होकर क्या गुजरती है? ये क्या गुजरती है बताइए? ये 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा गुजरती है ठीक है। नीचे एक लाइनें दी गई है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर होती है ठीक है। देखिए इसको समझते हैं। ये जैसे हमारा पृथ्वी रहा, इस पर एक लाइन 0 है, तो दूसरा जो लाइन है खींचा जाता है, ऐसे करके आप देखे हैं ठीक है। तो दिए दूरों के बीचों मध्य की दूरी अगर होती है कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगला चैप्टर जो हमारा है प्यारे साथियों वो चट्टान एवं ज्वालामुखी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, तो कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप क्लियर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला जो हम देखते हैं वो हमारा है चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, और यहाँ से क्या चीज़ें आपको क्लियर होती है वो चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। चट्टान की अगर बात करते हैं तो चट्टान टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टानें होती हैं। इंग्लिश में इनको देख लीजिएगा, आयोजेनियस रॉक तथा सेडिमेंटरी रॉक तथा मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से इनको जानते हैं। चीज़ें क्लियर होती रहनी चाहिए ठीक है। जीवाश्म रहित चट्टानों को कौन से चट्टानों के अंतर्गत रखा जाता है? जीवाश्म मतलब बोलिए कि अगर भूसंकलन हुआ होगा तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे जीव मर के दबे मरे होंगे, जंगल में दावानल हुए होंगे, इत्यादि चीज़ें हो गए, उसी को आग्नेय चट्टान के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। तथा काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता होगा? या आग्नेय चट्टान से हुआ होगा ठीक है। संपूर्ण क्रस्ट कितने प्रतिशत भाग में अपसादी विस्तृत है? वह लगभग 75% भाग में। संपूर्ण क्रस्ट कितने प्रतिशत भाग में अपसादी चट्टान है? तो वह 75%। क्रस्ट मेंटल अभी को हम बात कर चुके हैं ठीक है। क्रस्ट मेंटल की बात कर रहे हैं ठीक है, इनका बात कर रहा है क्रस्ट जो हमारा है ठीक है। क्रस्ट बात करते हैं, जो क्रस्ट है ये हमारा, तो इतना जो क्रस्ट है तो इनका जो एरिया है ठीक है, इनका एरिया जो है इतना 75% एरिया में क्या है कि कैसी चट्टानें पाई गई है? वो अपसादी चट्टान पाई जाती है, इनका मानना ये है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैलें ठीक है,
कौन कौन से होते हैं? अग्नेय चट्टान कौन होते हैं? अचानक कहिए कि भू विस्फोट हुआ होगा और बहुत सारे लावा ज्वालामुखी निकले होंगे, अगर या तो ज्वालामुखी फटे होंगे, उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल ठंडे हुए होंगे तो उनसे कौन कौन सारे चट्टानें बने हैं। तो अग्नि चट्टानों से कौन कौन से रूपांतरित यानी परिवर्तन होकर जब ठंडे होते गए हैं तो वो अपना रूप लेते गए। तो कौन कौन से चट्टानें हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, तथा सॉरी यहाँ बेसाल्ट 2 बार दे दी गई है, बेसाल्ट तथा नीस तथा एम्फोबोलाइट तथा शिस्ट इत्यादि, जो कि ये चीज़ें हैं इसी से संबंधित है। ठीक है, अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल है। इससे पहले अग्नेय चट्टानों को कौन कौन से है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, ठीक है, ग्रेनाइट के कौन से? नीस तथा बेसाल्ट से एम्फोबोलाइट तथा बेसाल्ट से कौन सा? शिस्ट प्राप्त हुए। तथा अपसादी चट्टान जो होते हैं तो उनसे कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है? स्लेट, सेल से क्या हो गया है? स्लेट का निर्माण हुआ है। चूना पत्थर से संगमरमर बना है। बलुआ पत्थर से क्वार्टज तथा कंगोरमेट से क्वार्टज बना है। तथा बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा बना है इत्यादि चीज़ें। रूपांतरित चट्टान जो कि रूपांतरण करते रहते हैं, जब दाब एवं ताप घटते बढ़ती है तो अपने आप का स्थिति घटाते बढ़ाते रहती है। तो रूपांतरित चट्टान कौन कौन से? स्लेट, फाइलाइट एवं गैब्रो। तो स्लेट से अगर बना है तो कोई चीज़ क्या बना है? फाइलाइट बना है। तथा फाइलाइट से कोई चीज़ बना है तो वह शिस्ट बना है। तथा गैब्रो से बना है सरपेंटाइन बना है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? अग्नेय चट्टानों तथा अपसादी चट्टानों, दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, चलिए, चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व योगदान है। देखिए, चट्टान जब निर्माण होते हैं या तो उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो एक बार ध्यान से इनको देखना है और समझने का कोशिश करना है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है चट्टानों में? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं 40.8%, सिलिकॉन दूसरे स्थान पे 27.72%, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम 2.09%, जो कि 8 चीज़ें प्रचुर मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी है? रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं सर्वाधिक कठोर होती है, जिससे क्या बनता है? मार्बल, ग्रेनाइट, ये सभी चीज़ें रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है, काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? वह प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। जब लावा में ठोस में परिवर्तन होते हैं तो प्लूटोनिक चट्टानें उनको कहते हैं। जैसे कोई ज्वालामुखी हुआ तो वहाँ से लावा निकला और लावा निकलने के बाद वह जब ठंडे होने लगा तो ठंडे होकर वह एक चट्टान का निर्माण करती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? अर्जेंटीना में तथा एवं चिली में है। यह दक्षिणी अमेरिका का देश है। कौन सा है? अर्जेंटीना एवं चिली है। तो याद रखने का कोशिश करिएगा साथियों। तो ज्वालामुखी क्रिया का सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। जब ज्वालामुखी की विस्फोट होती है तो उस समय सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन इत्यादि गैसेस निकलती है। कहाँ से? ज्वालामुखी विस्फोट से। एवं सक्रियता एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी कितने खंडों में बांटा गया हुआ? 3 खंडों में बांटी गई है। ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कभी भी भड़क जाता है, कभी भी वह निकल जाता है, कभी भी वह मतलब विस्फोट हो जाती है। सुसुप्त ज्वालामुखी कभी कभार होती है, 10 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में। तथा एक होती है मृत ज्वालामुखी जो काफ़ी लंबे समय से वह सुस्त पड़ी होती है, मतलब वहाँ पर विस्फोट नहीं देखी गई है, तो उसी को लोग हम लोग मृत या मृत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं मृत ज्वालामुखी के लिए। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो टोटल 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं, भविष्य में कभी नहीं हो गए, उसी को सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानता है, मतलब डोर्मिनेट वोल्केनो के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो गैसेस निकलते हैं, गैसेस में कौन कौन सी गैस निकलती है? तो गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस जलवाष्प बाहर निकलते हैं। जल बहुत गर्म हो जाती है। आपको पता है कि स्टीम जो होता है उसका क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तथा वह अधिक सक्रिय होते हैं। जलवाष्प सबसे पहले निकलती है, ये मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 60 से 90% होती है। तथा अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें निकलती है। ये हमारा गैस हो गया। एवं ज्वालामुखी के समय में गैस के बाद और भी चीज़ें निकलती है जो कि विखंडित पदार्थ होते हैं। तो विखंडित पदार्थ में जैसे धूल, कण, राख, चट्टानी टुकड़े,
टफ मटर के दाने जैसे आकार के टुकड़े, जैसे लेप्री, कुछ इंटर मतलब कुछ चीज़ें निकलते रहते हैं, टूटे ब्रेसियन इत्यादि चीज़ें बाहर निकलते हैं, उसे मिट्टियों के या तो कई मेटल चीज़ें निकलती है। तथा तीसरा जो चीज़ निकलता है वो है लावा, आग निकलता है। तो आग में क्या क्या उत्पन्न रहता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय में भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहते हैं, ठीक है। वही जो लावा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होती है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। धरातल पर लावा को ठंडा होने के बाद वह अग्नि चट्टान कहलाता है। देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर रखना है कि ज्वालामुखी को लावा कब बोला जाएगा, ठीक है। जब वह लावा फूट के जब ज़मीन पर गिर जाएगा आग, तब उसी को ज्वालामुखी, तब उसको हम लोग लावा बोलेंगे, ठीक है। और जब वो ठंडा होकर कोई रूपांतरित चट्टान मतलब चट्टान का निर्माण कर लेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आग से बना हुआ है तो हम लोग उसको अग्नि चट्टान बोलते हैं। सीधी सी बात, स्पष्ट, ठीक है। अग्नि एवं अपसादी चट्टान के नीचे एक लाइनें दी गई है। अग्नि एवं अपसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। समझते हैं इसको। अग्नि या अपसादी चट्टान जो होते हैं जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, यानी संगठन होने लगते हैं, तो कंप्रेशन होने लगते हैं तथा वह रूप परिवर्तन करके वह रूपांतरित चट्टान में बनते हैं। जो कि रूपांतरित चट्टान में कौन कौन से आते हैं? स्लेट जैसी चीज़ें हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ये भारत का ज्वालामुखी है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। एक लाइन यहाँ से क्लियर करिएगा। भारत का मात्र एक ही ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? नारकोंडम, जो कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत इसको रखा गया है। काफ़ी लंबे समय से ये भड़का नहीं है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की है, ठीक है। किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी का है, ठीक है। मतलब कहिए कि वो प्रायः निकलते ही रह रही, लेकिन वो कभी जोर से ऐसा नहीं भड़क रहा है कि। तो देखिए ज्वालामुखी की जो चीज़ें दी गई है, तो ये हो गया बैथोलित यानी पृथ्वी की धरातल, कोर जो बोलते हैं करस्टमेंटल कोर, ये कोर का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से जब कोई लवा निकलती है तो सील जैसे एरिया में, पैथोलित अंदर में अगर वो भड़क के रह गया तो पैथोलित, और वो पैथोलित अगर भड़क गया तो क्या होगी? वहाँ पर कोयले जैसी चीज़ों का निर्माण हो गया। लेकिन लाइकोलिथ में अगर चल गया तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर पहाड़ों का निर्माण देखी जाती है, मेटल ऊपर हो जाता है, तथा वह अगर भड़क के बाहर निकल गया तो लावा का प्रभाव दिखा जाता है, तथा वह आश्रित शंकु जैसी वह संरचना बनाती है, जो कि वह ज्वालामुखी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं, ठीक है। चीज़ें बढ़ते हैं आगे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वह किलायु द्वीप पर है। प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, किसको? क्यालू द्वीप, इसको प्रशांत महासागर का इसको प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 2 दिन में 5 दिन में ये ज्वालामुखी सक्रिय होते रहते हैं, ठीक है। और जब ज्वालामुखी सक्रिय होंगे तो उससे आग निकलेगा। आग में क्या होगा? ताप होता है, ताप का प्रकाशहीन होता है, ठीक, प्रकाशमान होता है, इसीलिए उसको प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, जो कि मंगल ग्रह पर है, ठीक है। कौन सा? ओलंपस मॉन्स। एक चीज़ हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सा है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलंपस मॉन्स है, जो कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? निक्स ओलंपिया कोलंपस, निक्स ओलंपिया कोलंपस, ओलंपस नहीं कोलंपस, निक्स ओलंपिया कोलंपस, जो कहाँ पर है? ये मंगल ग्रह पर है। इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो हमारे हिमालय से 30 गुना अधिक ऊंचाई है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वह माउंट स्टाम्ब्रोली को बोला जाता है प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्यारे साथियों, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकती है और आप मिस्टेक कर देंगे, तो याद रखना है इस चीज़ों को डायरेक्ट, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश पर स्थित है? वह तंजानिया में स्थित है, ठीक है। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? वह हवाई द्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का उस पर अधिकार है। कौन सा? मोना लोवा, हवाई द्वीप पर स्थित है। तथा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्ब्रूस, जो कि इरेबस के नाम से उसको जाने जाते हैं, माउंट इरेबस या तो माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान की 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी, देखिए ईरान की प्रमुख दो मृत ज्वालामुखी कौन सा है? देवबंद एवं कोह सुल्तान। अंडरलाइन करिएगा और याद रखने का कोशिश करिएगा इनको, ठीक। वीवीआई कर लीजिएगा। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट के मध्य महाद्वीपीय पेटी को ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यूरोप यूरेशिया से जो अलग हुए हैं, जो मध्य चीज़ें हैं, तो बोला जाता है कि ये जो कि प्लेट जो बना हुआ है, ये इंडियन प्लेट,
जो मध्य महाद्वीप की पेटी जैसे ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है। जैसे कि हमारा जो कि ये बैरन द्वीप करते हैं, ये इंडोनेशिया जो है, और ये जो चीज़ें सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, जो कि ये चीज़ें हैं, ये क्या है कि ये ज्वालामुखी यूरेशियन प्लेट का एक ज्वालामुखी का चित्रण करता है। ठीक है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपकार तर्कनुमा आकृति को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे ज्वालामुखी ऐसे उत्पन्न होगी, ठीक है, तो कीप जैसी यह संरचना बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्रेकर के नाम से उनको जानते हैं। शब्द संबंधित है, याद रखने की कोशिश करिएगा, शब्द में भी आपको उलझा सकती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यूरेनियर हुड वह शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियन हुड ज्वालामुखी। ठीक है, अगला बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊंचाई इनको याद नहीं रखना है। ठीक है, कौन से ज्वालामुखी है और कौन से देश में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ठीक है, क्लूचेवस्काया कहाँ पर? रूस में है। ठीक है, वेनग्रेल पर्वत अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका पर है, यहाँ पर ज्वालामुखी है। तथा कैमरून की ज्वालामुखी है। तथा इरेबस अंटार्कटिका का, निकारागुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य का क्षेत्र में पड़ता है। तथा इलियामना या अतेलुआन श्रेणी का संयुक्त राज्य अमेरिका था। एटना सिसिली इटली की है। ठीक है, एटना जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, माउंट बेकर या कॉस्टैक्ट श्रेणी का हिस्सा है अमेरिका का। तथा चिल्लन ये चिली का है। तथा माउंट न्यूमुरागिरा या कांगो का है। तथा विल्ली रिका या चिली का है। तथा माउंट रुहापेहु या न्यूजीलैंड का। तथा पोरक कहाँ है? मैक्सिको का है। तथा आसामा जापान का है। एवं ग्नाउरू हो या न्यूजीलैंड का। तथा हम्बला आइसलैंड का। तथा विसुवियस इंपॉर्टेंट है, इटली का है। तथा किलायू हवाई द्वीप का। तथा इस्तांबुली लिपारी इटली का स्थित है। चीज़ें को याद रखने की कोशिश करिएगा, इसका ऊंचाई नहीं रखना है, कोई बात नहीं है, लेकिन नाम और देश उनका याद रखना है। चीज़ें दे दी जाएगी मिलान करने के लिए और आप मिस्टेक कर दीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। ठीक है, ज्वालामुखियों का मेखला बंद वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? टोटल 4 भागों में किया गया है। तो देखते हैं नीचे दी गई है 4 भाग कौन कौन से है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, तथा दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तथा मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कट्टा। तथा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटीय ज्वालामुखी। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ लिए हैं लेकिन याद नहीं हुआ, ये चीज़ें समझ में नहीं आया, तो आगे देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है, किंतु क्षारीय लावा को। ठीक है, आगे बात करते हैं, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का कटमई पर्वत का 10,000 धुआरों की घाटी है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा इनको। अलास्का जो पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी किसको बोला जाता है, तो वो कटमई पर्वत को बोला जाता है। कहाँ पर है? अलास्का में। अलास्का पर्वत का ये श्रेणी है तथा यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है भूकंप या सुनामी। इन चीज़ों को आप रिलेट करिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। भूकंप एवं सुनामी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से। ठीक है, भूकंप का कारण क्या क्या है? आपको पता है, ज्वालामुखी का निर्माण, वोल्केनो एक्टिविटी, भस्म संपीड़न क्रिया मतलब फ्लोटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन एवं समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन तथा पुनर्स्थलन क्रिया तथा प्लेट विवर्तनी इत्यादि जो की क्रियाएं होती है, उन्हीं के कारण क्या होती है? भूकंप देखी जाती है। ठीक है, भूकंप के प्रकार में क्या होते हैं? तरंग कितने प्रकार के होते हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो इनको पढ़ते हैं क्या है? प्राथमिक एवं लंबत तरंगें जो होती है, मतलब सीधी जो चलती है, उसको पी तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एस तरंग किस अन्य नाम से जानी जाती है? अनुप्रस्थ, जो कि यह ध्वनि होती है, ऐसी ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी, उसको एस तरंग के नाम से जाना जाता है। तथा एल तरंगे कौन होती है? एल तरंगे धरातलीय तरंगे मतलब जमीन के अंदर चली होती है, मतलब सरफेस ऑफ लॉन्ग पीरियड वेव्स होती है कि गति को कम करने या तीव्रता अधिक प्रदान को ही पीक तरंग कहते हैं। जो गति सर्वाधिक एवं तीव्रता सबसे कम होती है, कौन सी होती है? एल तरंगे होती है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, भारत में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? वह अक्टूबर 2007 में की गई थी। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचकांक सेवा केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कब किया गया था? यहाँ पर 2007 में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप रेखीय सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं। भूकंप मापक के 3 संकेत है। भूकंप जो मापा जाता है टोटल उनके कितने संकेत हैं? 3 संकेत है। कौन कौन सा है? रोसी-फोरेल, ठीक है, रोसी-फोरेल स्केल तथा मार्कोली स्केल तथा रिएक्टर स्केल के द्वारा ही भूकंप को मापा जाता है। तो रोसी-फोरेल में इसके पैमाने पर 1 से लेकर 11 मापक होते हैं जो कि तीव्र को मापते हैं, तथा यह मार्कोली स्केल में क्या होता है? यह अनुभव आधारित पैमाना, इसके 1 से लेकर 12 मापक होते हैं। लेकिन रिएक्टर जो होते हैं, रिएक्टर में यह लघुकरणीय मापक होते हैं, मतलब बहुत अधिक तीव्रताएं मापते हैं जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिएक्टर इस तेल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की 10 गुना अधिक तीव्रता मापती है। कौन सी? रिएक्टर स्केल, ठीक है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंग का अनुभव की जाती है? अंडरलाइन करिएगा इनको और पढ़ने का याद करने की कोशिश करिएगा। भूकंप केंद्र जो होते हैं वहीं पर देखा जाता है, भूकंपीय तरंग केंद्रों को अनुमानित किया जाता है, ठीक है। किस स्थान पर विश्व की भूकंप राजधानी के नाम से जाना जाता है? पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को भूकंप की राजधानी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। भूकंप के प्रकार प्लेट विवर्तनी के अनुसार कैसे कैसे होते हैं? पिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर चलती है, तथा मध्य केंद्र वाले भूकंप, गहन केंद्र वाले पतालीय भूकंप इत्यादि चलती है। कोई मतलब नहीं होगा, अगर आप यूपीएससी ऐसे एग्जाम क्लियर कर रहे होंगे तो ये यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाया जाता है, मतलब सेस्मेसिक सॉर्डन एरिया कहलाता है, ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? वह प्रशांत महासागरीय का तटीय एवं तटीय पेटी जो की है। विश्व में सर्वाधिक वहाँ पर भूकंप देखे जाते हैं। पहले साथियों ये चीज़ें जो हम क्लियर कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, और एक बार अगर क्लियर नहीं होती है तो 2 बार 3 बार इनको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय तट को भूकंप राजधानी के विश्व की कहा जाता है, ठीक है। प्लेट विवर्तनी की अगर बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनी क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप गतिशील है? वह कौन सा? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश गतिशील है, ठीक है। नीचे एक लाइनें दी गई है। पी तरंगे को ठोस अथवा सात तरंग सब तरल माध्यम से चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद होती है। कौन सी पी तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंग होती है, ठीक है। अब महाद्वीप है, महाद्वीप आप मैपिंग कर पढ़ते होंगे तो महाद्वीप चीज़ें आपको क्लियर होती होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अवरोही क्रम, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। अगला बढ़ते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अंडरलाइन करिएगा, बीपीआई करिएगा। तिरात जवी जो कि इजराइल का क्षेत्र है, वहाँ पर टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस लगभग होती है। एशिया का सबसे सर्वाधिक गर्म स्थान है तथा विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाता है तो -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है? बारखोयान जो कि साइबेरिया रूस का क्षेत्र, ठीक है। -45 डिग्री तक का टेम्परेचर वहाँ देखा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। क्षेत्रफल अगर बोला जाए एवं जनसंख्या भी सर्वाधिक निवास कहाँ करती है तो ये कहाँ पर? एशिया में, क्योंकि एशिया में सब क्या है कि मतलब सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर लोग जीवाश्म जैसी चीज़ों का यहाँ पर मतलब कहिए कि यहाँ पर क्लाइमेट रिफरेंट चेंजेस कम होती है और यहाँ पर जीवन यापन करना संभावित होता है, इसलिए सर्वाधिक यहाँ पर क्षेत्रफल एवं सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पर? एशिया में। विश्व का सबसे गर्म स्थान थर्ड वैली है। एशिया का भी हम बात किए थे, ठीक है। थर्ड वैली कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान तथा दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका की कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर जो है दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका को दोनों में आपस में विभाजित करती है। तथा अगला बात करते हैं, ठीक है। महाद्वीप एक दूसरे को कैसे पृथक करते हैं? वह प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से क्रिया से वो क्या करते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होते हैं। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं तो कुछ भी ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा सा, जैसे हमारा भारत अफ्रीका से टूट के हमारा ये एशिया के क्षेत्र में सट गया था। यह कहाँ का क्षेत्र था? मेडागास्कर, उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र था, ठीक है। पूर्णतः हिमाच्छिद रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर अधिक ठंड होने के कारण क्या होती है? सब दिन वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, उसी को हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, अंधा महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा गतिशील महाद्वीप के नाम से उन्हीं को जानते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया एवं मध्य प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, ठीक है।
अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है। इससे पहले हम बात कर लिए थे। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक होती है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? मतलब एक व्यक्तियों का अधिक भूमि कहाँ पर है, अमीर कहाँ के लोग हैं वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज है। तो इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को। तो चलिए इनको हम रिवीजन करते हैं बहुत जल्दी, और जो चीज़ यहाँ पर VVI होगी उन चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। तो माउंटेन हमारा है वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है वलन क्रिया। वलन क्रिया क्या होती है? पर्वतों का बढ़ना, छोटा होना, भ्रमित होना या तो संकलन होना, इसी को वलन बोलते हैं। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है? पेरेनीज पर्वत सीमा रेखा बनाती है। कहाँ पर? स्पेन एवं फ्रांस के बीच। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? वह हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स तथा एंडीरॉकडैंस पर्वत है। ठीक है, याद रखने की कोशिश करिएगा। अब हम देखते हैं एक चीज़ें क्लियर करते हैं यहाँ से। विश्व के सर्वाधिक ऊँचे 8 पर्वत हैं। एक बार देखते जाइएगा। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लोहोत्सो, मकालू, चयायु, धौलाधीरा एवं मनालू इत्यादि जो विश्व के हैं। ठीक है, ये सभी क्षेत्र नेपाल एवं क्षेत्रों, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊंचाई आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा। दक्षिणी मलाया जो कि यह किस क्षेत्र में स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। तथा विश्व की अधिकांश ऊंचाई चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों का बोला जाता है, जो कि सर्वाधिक कहाँ किसको बोला जाता है? सर्वाधिक मोड़दार पर्वतों को ही नवीन पर्वत के नाम से जाना जाता है। एवं विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करती है? बर्मीज, जिसको कि अराकानेमा पर्वत के चाप के नाम से जानते हैं, भारत व म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, हिमालय का विस्तार अराकोमा पर्वत किस देश में स्थित है? हिमालय का हिस्सा है म्यांमार में स्थित है। सभी महाद्वीपों के एवं सर्वोच्च चोटी इनको VVI करने का कोशिश करिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसको हम लोग VVI 5 बार VVI इसको बोल सकते हैं। एशिया में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, दक्षिणी अमेरिका में माउंट एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोस्क्यूस्को तथा अंटार्कटिका में विंसन मेस्फी। एक बार फिर देखते हैं। एशिया में माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली। ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोस्क्यूको तथा अंटार्कटिका में विंसन मेस्फीस के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं विश्व की प्रमुख कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। कोई मतलब नहीं होती है तो इनको बढ़ते हैं आगे, याद रखना नहीं रखना कोई मतलब नहीं होती है। जो इंपॉर्टेंट था उनको हम देखें। ठीक है, अगला बात करते हैं मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों के पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों या मोड़ वलन के कारण होती है। विश्व के सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक मोड़ वाली पर्वत कौन सा है? हिमालय। एवं सर्वाधिक नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय। ठीक है, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल एवं घास की भूमियाँ, ड्राई एरिया, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड के नाम, ग्रासलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वनस्पतियों का निर्माण नहीं होगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो कि टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार भारत का तथा तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? सियांग प्रांत चीन में तथा कोबी मरुस्थल ये भी मंगोलिया चीन के मध्य की सीमा में स्थित है। तथा सेरिस मरुस्थल कहाँ पर है? मिस्र में। तथा रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति इंपॉर्टेंट करिएगा, इन चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, विश्व के कौन कौन से मरुस्थल है? काफ़ी एग्जाम में से क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सहारा, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल कहाँ पर देखे जाते हैं? ये सभी है उत्तरी अफ्रीका में। तथा सिम्पसन, गिब्सन, एंट्रोस, स्टेनी, ग्रेट विक्टोरिया, गेंटीसरेट इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में। तथा नाफुद, हमसद, अब अल खाली सऊदी अरब में। तथा कालाहारी, बोत्सवाना अफ्रीका में। तथा सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में और मॉस्को में ये मरुस्थल स्थित है। तथा नामीब मरुस्थल नामीबिया
जो कि कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तथा बात करते हैं करामुक, जो कि ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, यह मरुस्थल है। तथा थार मरुस्थल भारत में है, उत्तरी पश्चिमी भारत का पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र में थार मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही फैला हुआ है, ये उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। तथा अटाकामा, जो कि चिली है, चिली दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। तथा काजिलकुम, जो कि यह उज्बेकिस्तान का मरुस्थल एवं दस्त एल्यूत पूर्वी ईरान का। तथा दस्त ए कबीर, यह दक्षिणी ईरान का। तथा मोजेब या मोहाबे शेरा नेवादा, ये संयुक्त अमेरिका का ये क्या है, मरुस्थल एवं सेंचुरा या पेरू का है। तथा पेंटागोनिया या अर्जेंटीना का इत्यादि, ये सभी मरुस्थल हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ से अपने आप में क्लियर है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, अटाकामा, कभी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। सोरोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मॉस्को में सोरोरन मरुस्थल स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल का उदाहरण है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, मतलब बर्फ वहाँ पर सभी मतलब जमे रहते हैं, ठीक है। नागफनी बायोम की प्रमुख वनस्पतियाँ कैसी है, बायोम मरुस्थलीय बायोम है, ठीक है। घास भूमि व उनकी स्थानों पर पाए जाने वाली जहाँ पे इनकी अधिक वर्षा होती है, विकास और न ही इनकी वर्षा कम होती है, उसे भूमिज मरुस्थल के नाम पे जाना जाता है। विश्व में प्रमुख घास का मैदान कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद रखने की कोशिश करिएगा और हम लोग को इनको रिवीजन करते हैं, ठीक है। स्टेपी, ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप क्षेत्रों में ये स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड घास का मैदान जो कि है दक्षिणी अफ्रीका में। तथा पुस्ताज कहाँ पर है, हंगरी। पंपास यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पियरेरी उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, लानोज, जो कि वेनेजुएला में क्षेत्र में है। कंपोज ब्राज़ील में। सवाना अफ्रीका एवं कुछ भारत के क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं, कौन सा, सवाना घास का मैदान, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया के किस नाम से जानते हैं, ठीक है, वो स्टेपीज के नाम से जानते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है एवं कुछ भारत जैसे क्षेत्रों में है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास। वहाँ की मिट्टियाँ चर्नोबेन मिट्टी होती है, जो कि गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। वहाँ पर मिट्टियाँ नरम होने के कारण बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं, क्योंकि इनका वजन मिट्टी नहीं संभाल पाते हैं, हवा चलने पर वह गिर जाते हैं। तो कौन सी है, पंपास घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। सवाना बायोमास की जलवायु शुष्क कटिबंधीय होते हैं, ठीक है। मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं, जो कि मुख्यतः उपोष्ण व कटिबंधीय क्षेत्र में देखिए। जितने भी मरुस्थल है कोई भी कॉन्टिनेंट के क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित रहते हैं, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित रहते हैं जितने भी मरुस्थल हैं, ठीक है। घाटियाँ एवं पठार, कुछ चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है इनको और याद रखने का कोशिश करना है। घाटियाँ एवं पठार जो इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से तिब्बत के पठार, समुद्र तल से तिब्बत के पठार, तिब्बत प्लेटू की औसत ऊंचाई कितनी है, वह 5 किलोमीटर है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, वह गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तथा संसार के छत किसे जाना जाता है, तिब्बत में पामीर के पठार को संसार के छत के नाम से जाना जाता है। 5 किलोमीटर ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियाँ हैं, ठीक है। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में है, यह ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। वृहत बेसिन किस देश में स्थित है, यूएसए में है। तथा अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पामीर या तिब्बत का पठार तिब्बत चीन में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया का पठार तुर्की में है एवं शान का पठार म्यांमार बर्मा में, इसको कि म्यांमार को पुराना नाम क्या है, बर्मा है। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में है। तथा लीबियाई पठार कहाँ पर है, लीबिया व मिस्र में है। तथा कोरोरेंडो पठार कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को, जो चीज़ें मिस्टेक ना हो, ठीक है। पेटागोनिया का पठार कहाँ पर है, अर्जेंटीना में एवं गुयाना का पठार ये वेनेजुएला, गुयाना एवं सूरीनाम फ्रेंच यूनान में स्थित है। मांटो ग्रोसो पठार यह ब्राज़ील में है। तथा मंगोलाई पठार मंगोलिया व चीन पर स्थित है। पोल्तार पठार पाकिस्तान में है, ठीक है। मेटसेटा पठार जो कि आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में। तथा अलास्का यूकॉन पठार कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तथा एशिया माइनर तुर्की में। तथा लोरेंसिया पठार कनाडा में। तकला मकान चीन में है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बनते हैं आपस में, अपने आप में ये VVI है, सभी को 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं तकला मकान, बात कर ली चीन। तथा मालवा का पठार भारत में। तथा
किरम्बले का पठार, किम्बरले का पठार कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में तथा आदामावा का पठार है नाइजीरिया में तथा लोएसर पठार चीन में। काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अगला हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। मृत घाटी किस लिपि से संबंधित है, किस लिए प्रसिद्ध है वह? अधिक उष्ण गर्मी के कारण ही मृत घाटी प्रसिद्ध है। एवं पंचशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में पंचशीर घाटी है। पंचशीर घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी डेथ वैली भस्म घाटी का उदाहरण है, ठीक है। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ठीक है। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? मिस्र में राजाओं की घाटी, ठीक है। आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? यूगोस्लाविया कॉट प्रदेश में आंधी घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। लोटस चंतल वॉल फैक्स घाटी कहाँ पर है? यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ हैं, ठीक है। घाटियाँ किसको हम लोग बोलते हैं? आपको यहाँ से घाटी समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। जब भू संकलन हो जाता है तो क्या होता है? वहाँ की मिट्टियों में दरार देखने के लिए मिलता है, तो उसी को हम लोग घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख विश्व की घाटी कौन कौन सी? नुब्रा घाटी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में, ठीक। भू संकलन होने के कारण 10 चोटियों की घाटी है कनाडा। रोम्सडेलन की घाटी है नॉर्वे में। लॉटर ब्रुनेंट घाटी है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, ठीक है। खुम्बू घाटी कहाँ है? नेपाल में। एवं गीजर घाटी कहाँ है? रूस में। दामोदर घाटी भारत पाकिस्तान में, भारत के पश्चिमी बंगाल में। तथा लेटनिट घाटी है इटली में। एवं ग्लेशियर केनियन है स्विट्जरलैंड में। स्पीति घाटी है भारत हिमाचल प्रदेश में तथा हुंजा घाटी है पाकिस्तान में। एवं वेले डी ला लूना घाटी है कहाँ पर? चिली में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। नीलम घाटी है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तथा बराक घाटी भारत के असम में। तथा ओलंपिक घाटी है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। तथा चितवन घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। और चुम्बा घाटी है कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन, तिब्बत एवं भारत, भूटान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट करिएगा इनको, ठीक है। दून घाटी कहाँ है? भारत का उत्तराखंड में। इत्यादि चीज़ें हमारा एक चिल्ली लाइन दी गई है। चुम्बी घाटी में भारत, सिक्किम, भूटान, चीन, तिब्बत तीनों देश से सीमाएं बनाती है। इंपॉर्टेंट करिएगा, जिसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रहा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये समाप्त हो गया है, लास्ट चैप्टर था। तो कैसा लगा कंटेंट? क्या चीज़ें समझ में नहीं आई? अगर कंटेंट में कहीं आपको दिक्कत लग रही होगी तो कमेंट आप एक बार कर दीजिएगा, हम उस चीज़ों को सुधार लेंगे। और मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, अगले दिन, अगले टॉपिक के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।